उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप पर उस तस्वीर को देखा। उसके नंगे बदन पर उसका मकान मालिक सवार होकर बेशर्मों की तरह सामने देख रहा था। साथ में धमकी भी दी गई थी कि इस तरह की अनेक तस्वीरें और वीडियो हैं उसके पास। इज्जत प्यारी है तो रकम दे दो। यह व्हाट्सएप मैसेज आया था उसकी मकान मालकिन सारंगा के फ़ोन से। एक औरत होकर दूसरी औरत को वह कैसे इस तरह परेशान कर सकती है। अभी तक तो कविता यही जानती थी कि उसकी मकान मालकिन सारंगा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं। बस मकान मालिक घनश्याम और उसके बीच की ही यह बात है। या फिर यह भी हो सकता है कि सारंगा के फ़ोन से घनश्याम ने ही व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा हो। कविता अपने 3 साल के बच्चे को गोद में उठाकर मकान मालकिन से मिलने चल दी। वह अपने मकान मालिक के ही घर के अहाते में एक कोने में बने 2 छोटे कमरों के मकान में रहती थी। मकान मालकिन बरामदे में ही मिल गईं। दीदी यह क्या है? कविता ने पूछा। तुम्हें नहीं पता? 2 साल से मज़े मार रही हो और अब अनजान बन रही हो? मकान मालकिन बोली। लेकिन मैंने क्या किया है? घनश्याम जी ने ही तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है। मुझे कहानी नहीं सुननी। 5.5 लाख रुपए दे दो, मैं सारी तस्वीरें हटा दूंगी। दीदी आप एक औरत होकर फालतू बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से? बस अब तू जा, 2 दिन बाद ही अपना मुंह दिखाना, अगर मुंह दिखाने के काबिल रहेगी तब। कविता परेशान सी अपने कमरे में वापस आ गई। उसके दिमाग में पिछले 2 साल की घटनाएं किसी फिल्म की तरह कौंधने लगीं। कविता 2 साल पहले गांव से ठाणे आई थी। उसका पति रामप्रसाद ठेले पर छोटा मोटा सामान बेचता था। घनश्याम के घर में उसे किराए पर 2 छोटे छोटे कमरों का मकान मिल गया था। वहीं वह अपने 6 महीने के बच्चे और पति के साथ रहने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन जब रामप्रसाद ठेला लेकर सामान बेचने चला गया तो घनश्याम उसके घर में आया था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कविता को अपने आगोश में भरने की कोशिश की थी। जब कविता ने विरोध किया तो घनश्याम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसके 6 महीने के बच्चे के सिर पर तान दी थी और कहा, बोल क्या चाहती है? बच्चे की मौत और इसके बाद तेरे पति की बारी आएगी। कोई चारा न देख रोती सुबकती कविता घनश्याम की बात मानती रही थी। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा था। मौका देखकर घनश्याम उसके पास चला आता था। 1-2 बार कविता ने घर बंद कर चुपचाप अंदर ही पड़े रहने की कोशिश की थी, पर कब तक वह घर में बंद रहती। ऊपर से घनश्याम ने उसकी बेहुदा तस्वीर भी खींच ली थी, जिन्हें वह सभी को दिखाने की धमकी देता रहता था। इन हालात से बचने के लिए कविता ने कई बार अपने पति को घर बदलने के लिए भी कहा था, पर रामप्रसाद उसे यह कहकर चुप करा देता था कि ठाणे जैसे शहर में इतना सस्ता और महफूज मकान कहाँ मिलेगा। वह सब कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती थी, पर आज की धमकी के बाद चुप रहना मुमकिन नहीं था। कविता की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने पैसे जुटाना उसके बस की बात नहीं थी। यह ठीक है कि रामप्रसाद ने मेहनत कर काफ़ी पैसे कमा लिए हैं, पर इस लालची की मांग वे कब तक पूरी करते रहेंगे? फिर पैसे तो रामप्रसाद के खाते में हैं, वह एक दुकान लेने के जुगाड़ में है। जब रामप्रसाद को यह बात मालूम होगी तो वह उसे ही कसूरवार ठहराएगा। रामप्रसाद रोजाना दोपहर 2 बजे ठेला लेकर वापस आ जाता था और खाना खाकर 1 घंटा सोता था। मुन्ने के साथ खेलता, फिर दोबारा 4 बजे ठेला लेकर निकलता और रात 9 बजे के बाद लौटता था। आज खाना नहीं बनाया क्या? रामप्रसाद की आवाज़ सुनकर कविता चौंक पड़ी। वह कुछ देर रामप्रसाद को उदास आंखों से देखती रही, फिर फपक कर रो पड़ी। क्या हुआ? कोई बुरी खबर मिली है क्या? घर पर सब ठीक तो है ना? रामप्रसाद ने पूछा। जवाब में कविता ने व्हाट्सएप पर आई तस्वीर को दिखा दिया और सारी बात बता दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रामप्रसाद ने पूछा। कविता हैरान थी कि रामप्रसाद गुस्सा न कर हमदर्दी की बातें कर रहा है। इस बात से उसे काफ़ी राहत भी मिली।
उसने सारी बातें रामप्रसाद को बताईं कि किस तरह घनश्याम ने मुन्ने के सिर पर रिवॉल्वर सटा दिया था और उसे भी मारने की बात कर रहा था। रामप्रसाद कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, इसमें तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी ही है कि तुमने पहले ही दिन मुझे यह बात नहीं बताई। खैर, बेटे और पति की जान बचाने के लिए तुमने ऐसा किया, पर इनकी मांग के आगे झुकने का मतलब है जिंदगी भर इनकी गुलामी करना। मैं अभी थाने में रिपोर्ट लिखवाता हूँ। रामप्रसाद उसी वक्त थाने जाकर रिपोर्ट लिखा आया। जैसे घनश्याम और उसकी पत्नी को इसकी भनक लगी, वे घर बंद कर फरार हो गए और इस तरह कविता को घनश्याम से छुटकारा मिल गया और रामप्रसाद और कविता प्रेम पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, इस तरह से लोग कभी भी किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं और उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डरा धमका कर अपनी इच्छाएं पूरी करवाएं और फिर बाद में आपको ब्लैकमेल करें। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको जागरूक करने के लिए सुनाई है। आपको कहानी कैसी लगी, इससे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।